जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ तक जाता है। तो हम पढ़ेंगे पहले मुख गुहा। भोजन पहले कहाँ गया? मुख गुहा में। मुख गुहा से कहाँ गया? ग्रसनी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के कहाँ गया? ईसोफेगस, ग्रासनाल में। ग्रासनाल से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय और गुदा में गया। अब दोस्तों देखिए, मुख गुहा में जब गया तो उसमें लार मिली। कौन सी चीज मिली? लार। लार में क्या क्या होते हैं? अब लार ग्रंथियां से लार आती है। अब लार ग्रंथियां कितनी? 3। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। तब तीनों ग्रंथियां से जो लार निकलती है उससे मुख गुहा में जो भोजन आता है उसका पाचन होता है। फिर उसके बाद भोजन कहाँ आता है? ग्रसनी। ग्रसनी से ग्रासनाल में जाने से पहले एक ढक्कन आता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है? भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। भोजन निगलते समय श्वसन नली को बंद कर देता है। इससे क्या होता है कि भोजन श्वसन नली में नहीं जा पाता। अब ग्रासनाल में भोजन गया, ग्रासनाल को बोलते हैं इसोफेगस। इसके बाद कहाँ गया? स्टमक, आमाशय में। आमाशय के 3 पार्ट कौन कौन से? कार्डियक पार्ट, फिर फंडिस पार्ट, उसके बाद पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक, कार्डियक क्यों बोला? हृदय के पास। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, इसीलिए कार्डियक पार्ट। फंडिस भाग, पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग अंतिम भाग होता है। पाइलोरिक भाग अंतिम होता है, उससे कहाँ जाता है भोजन? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इनको याद कैसे करें? याद ऐसे करना है, देखो DJI याद करना है। DJI, क्या आई? DJI, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, ड्यूोडेनम को ग्रहणी भी बोला जाता है। इनकी हिंदी जटिल है, इसलिए अंग्रेजी में याद करें बेहतर होगा। उसके बाद क्या आता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम। इसकी भी क्या है? DJI, क्या है? डीजे मूवी आई थी, उससे सीको, क्या? सीको रे, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत के पार्ट है। सिकोरे, सीकम, कोलन, रेक्टम बड़ी आंत के पार्ट है। अब सीकम पार्ट में क्या होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अवशेषी भाग है। अब हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अवशेषी है। कभी कभी इसमें सूजन आ जाती है, आकार बढ़ जाता है, इसे ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। देखो दोस्तों, मुख गुहा से भोजन कहाँ गया? ग्रसनी, ग्रासनाल, ग्रासनाल से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय से गुदा, गुदा द्वारा बाहर। ये छोटी आंत है। यहाँ से सीकम से बड़ी आंत में जुड़ती है, कोलन है, ये रेक्टम है, मलाशय और गुदा है। तो दोस्तों एपिग्लोटिस पढ़ा हमने। ये क्या करता है, क्या काम आता है एपिग्लोटिस? ग्रासनाल, इसोफेगस। जब हम भोजन को निगलते हैं तो इसोफेगस के ऊपर होता है। भोजन को निगलते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन ग्रास नली में जाए, श्वसन नली में ना जाए। ये लीवर है, ये पित्ताशय है। लीवर से और पित्ताशय से जो भी रस निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? पाइलोरिक भाग से निकलते हुए छोटी आंत में। और अग्नाशय के भाग कहाँ जाते हैं? छोटी आंत में। अब हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस किस का पाचन करते हैं। तो हम सबसे पहले मुख गुहा के एंजाइमों के बारे में बात करेंगे, जो लार ग्रंथि में होते हैं, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। लार ग्रंथि कितनी थी? 3। अब तीनों के द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले लार ग्रंथि द्वारा स्रावित आहार। लार में कौन कौन से एंजाइम? टाइलिन, और इसी को क्या बोला जाता है? एमाइलेज। इसी को क्या बोला जाता है?
डायस्टेज क्या क्या काम करते हैं? ये स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। इसमें हो जाता है मुख गुहा में। मुख गुहा की बात कर रहे हैं। मुख गुहा में लार होती है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है। दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है? भोजन में जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। किसके संक्रमण को? जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। अब इसमें माध्यम कैसा होता है? इसका माध्यम होता है अम्लीय। मुख गुहा का माध्यम कैसा? अम्लीय। अम्लीय माध्यम पीएच कितनी? 6.8। तो ये हल्का अम्लीय हो गया। अब बात करेंगे हम मुख गुहा के बाद ग्रसन में पाचन नहीं होता, इसोफेगस में पाचन नहीं होता, आमाशय में पाचन होता है। हम किसकी बात करेंगे? आमाशय की। आमाशय में कितने एंजाइम? 3। कौन कौन से? आमाशय में पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन से याद हो रहा है, पी से प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन। फिर दूसरा होता है रेनिन। ये किसका पाचन करेगा? नवजात शिशुओं में। इसमें नवजात शिशुओं में दूध के केसीन प्रोटीन का पाचन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। केसीन प्रोटीन का पाचन करेगा। कौन से प्रोटीन का पाचन करेगा? केसीन का। अगला होता है लाइपेज। लाइपेज बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है आमाशय में। ये किसका करेगा? लाइपेज से सीधा लिपिड। लिपिड किसको बोलते हैं? वसा को। किसका पाचन करेगा? वसा का। माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। कैसा माध्यम होता है? पीएच होती है 1.8। अम्लीय माध्यम होता है इसका भी। मुख गुहा में जो भोजन होता है उसको बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलस। इसमें लार लगी होती है, जिसमें टाइलिन एंजाइम लगा होता है, लाइसोजाइम लगा होता है, उसको बोलस बोला जाता है। और आमाशय में जो भोजन होता है उसको बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है? काइम। अब तीसरा आता है अग्नाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत आती है, लेकिन छोटी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता। एंजाइम होते हैं अग्नाशय। अग्नाशय रस। कौन से रस? अग्नाशय रस। आमाशय रस को किस नाम से जाना जाता है? जठरस। किस नाम से? जठरस। और ये अग्नाशय रस। इसमें कितने एंजाइम? इसमें 4। लेकिन इससे पहले इसमें HCl और पाया जाता है। आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl, जो कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। स्रावित ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्या करता है? माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। इसमें आ जाओ अग्नाशय रस में। इसमें 4 एंजाइम। कौन कौन से? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। किसका पाचन? प्रोटीन का पूर्ण पाचन। क्या करता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन। तो पूर्ण पाचन जब प्रोटीन का हो जाएगा तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो अम्ल से। किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो अम्ल से। तो पाचन किस हुआ?
प्रोटीन का कंप्लीट पाचन कहाँ, अग्नाशय रस द्वारा कहाँ, ग्रहणी, छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट ग्रहणी, जिसे ड्यूओडेनम भी कहा जाता है। फिर इसके बाद एमाइलेज, कौन सा लेज, एमाइलेज, ये किसका पाचन करता है, ये करता है स्टार्च का पाचन। स्टार्च का पाचन कहाँ, कंप्लीट, कौन सा पाचन, पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन स्टार्च करेगा तो स्टार्च किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज। फिर उसके बाद लाइपेज, लाइपेज किसका, वसा, लिपिड का, किस में बदल जाएंगे, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अगला बचा न्यूक्लियस, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेगा। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है, न्यूक्लियस। इसका पाचन किया तो क्या बने, शर्करा और क्षारक। कौन से क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। अब आता है भोजन बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का क्या होता है, अवशोषण। देखो हमने 3 जगह एंजाइम पढ़े। लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन डायस्टेज भी बोला जाता है, एमाइलेज भी बोला जाता है। स्टार्च का पाचन कितना हुआ, 30%। इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है जो जीवाणु के संक्रमण को रोकता है। इसमें भोजन से जब लार लग जाती है भोजन के तो उसको क्या बोला जाता है, बोलस। इसका माध्यम अम्लीय होता है। इसमें केवल स्टार्च का पाचन होता है। मुख में पूछा जाए किसका पाचन, तो केवल स्टार्च का पाचन। उसके बाद किसमें आते हैं हम, आमाशय में। आमाशय में किसका पाचन, मैक्सिमम पाचन आमाशय में प्रोटीन का होता है, क्योंकि देखो पेप्सिन और रेनिन दोनों किसका पाचन कर रहे हैं, प्रोटीन का। लाइपेज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लिपिड का बहुत कम पाचन यहाँ पे हो पाता है। HCl जो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है वो क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो इसका माध्यम कैसा हुआ, अम्लीय। अग्नाशय रस का माध्यम कैसा होता है, यानी कि आंत्र में भोजन कैसा होता है, क्षारीय, pH 7.8। इसको हल्का क्षारीय भी बोल सकते हैं। तो अम्लीय माध्यम मुख में भी है, जठरस में, आमाशय में भी है, लेकिन आंत्र में कैसा हो जाएगा, अग्नाशय से जो जाएगा रस वो कहाँ जाएगा, आंत्र में। वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। किसके कारण, अग्नाशय रस के कारण माध्यम कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन एमिनो अम्ल में कर देता है, एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में कर देता है, लाइपेज वसा का पाचन वसीय अम्ल और ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में कर देता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल और शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण पाचन शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक में जाता है। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, सर्वाधिक पाचन कहाँ, ग्रहणी, डुओडेनम, कहाँ, डुओडेनम, सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी के बाद जो आते हैं जेजुनम और इलियम, इनमें इन भोजन का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में भी भोजन जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बाद में बच जाते हैं वो मलाशय में जाते हैं, मलाशय से गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इसमें भोजन को काइल बोला जाता है। अग्नाशय रस मिलने के बाद भोजन को क्या बोला जाता है, काइल। भोजन में लार मिली तो बोलस बना, जठर रस मिला तो काइल, और अग्नाशय रस मिला तो काइल। अलग अलग नाम है, भोजन वही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में।
यकृत। लीवर, क्या? यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण। इसमें पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में, संचय पित्ताशय में होता है, निर्माण यकृत में होता है। और क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है कौन? यकृत। ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना लिए जाते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का निर्माण ग्लाइकोजन से हो जाता है, किसमें? यकृत में। और यकृत में क्या होता है? ओस्टियम विषैले पदार्थ का अवशोषण भी कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में, पित्त का निर्माण यकृत में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, ओस्टियो में विषैले पदार्थों का अवशोषण कर देता है। और क्या करता है ये? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। इसके बारे में दांत, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यकृत का। दांतों के बारे में पढ़ेंगे। दांत तो देखो थिकोडोंट दांत होते हैं हमारे। कौन से होते हैं? थिकोडोंट यानी गर्तदंती, मसूड़ों में लगे होते हैं, गर्तदंती। दूसरा होता है, कौन से दांत होते हैं हमारे? थिकोडोंट और डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट द्विबार दंती। कौन से होते हैं? द्विबार दंती यानी दो बार आते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी जिन्हें हम दूध के दांत भी कहा जाते हैं, और स्थायी। अस्थायी कितने होते हैं? 20। बाकी बच्चे 12 स्थायी होते हैं। स्थायी तो बाद में ये भी हो जाते हैं, लेकिन अस्थायी कितने होते हैं शुरू में? शुरुआत में 20, 20। बाकी स्थायी तो सारे हो जाते हैं बाद में 20। इनका फॉर्मूला क्या है? ICPM। देखो ICPM, मैंने किसको देखा? PM को देखा, तो इसकी ये ट्रिक हो गई ICPM। अब देखो इंसीजर, कैनाइन, पेरीमोलर और मोलर्स। कौन से? मोलर्स। आधे जबड़े में दांत कितने होते हैं? इनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। अब पूरे जबड़े में कितने हुए? 4 2। आधे जबड़े में और निचले पूरे जबड़े में कितने हो जाएंगे? 4 2 4 6। तो 4 2 6 4 10 6 16। 16 दांत निचले जबड़े में, 16 ऊपर, कितने हो गए? 32 दांत। तो हमारे इस प्रकार फॉर्मूला कौन सा होता है? आधे जबड़े का फॉर्मूला लिखा जाता है 2 1 2 3। इंसीजर कितने? 2। कैनाइन कितने? 1। प्रीमोलर कितने? 2। मोलर्स कितने?
3। इनका काम क्या है? इंसिजर। इंसिजर का काम है चबाना। क्या काम है? चबाना। सॉरी, इस इंसिजर का काम है चीरना और काटना। चीरना व काटना। कैनाइन का कुतरना व काटना। इंसिजर का काम है कुतरना व काटना। और कैनाइन का चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर चबाना, मोलर चबाना। तो इंसिजर का काम क्या हुआ? कुतरना और काटना। कैनाइन का चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर का चबाना और मोलर्स का भी चबाना। पर एक बात करेंगे हम जीविया की। किसकी बात करेंगे? जीव। जीव किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा मुख गुहा के पश्च भाग से। पश्च भाग से किसके द्वारा जुड़ी होती है? जीव मुख फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा मुख गुहा के पश्च भाग से जुड़ी होती है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के बारे में।